बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। शाह रंगीला पार्ट 12। शहाबुद्दीन और कावर्द खान ने एक लश्कर के साथ जोधपुर का रुख किया था। जोधपुर को मेवाड़ की रियासत भी कहकर पुकारा जाता था और ये राजपूताना में शामिल थी और हिंदुस्तान की कदीम तरीन रियासतों में इसका शुमार किया जा सकता था। इस रियासत की बुनियाद कदीम रिवायात के मुताबिक, जिनका तारीखी तौर पर कोई सबूत नहीं मिलता, कन्नौज के राजपूतों ने सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के हाथों शिकस्त खाने के बाद रखी थी। जोधपुर शहर की तारीख का आगाज 1459 से होता है। यहाँ के राजा मालदेव ने शहंशाह हुमायूं को पनाह देने से इनकार कर दिया था। शेरशाह सूरी और अकबर के हाथों उसी राजा को शिकस्ते फाश उठाना पड़ी और वह उनका बाजगुजार बनकर रहा। उस वक्त से जोधपुर के हुक्मरान दिल्ली के मुगल बादशाहों से गहरे ताल्लुकात कायम करते रहे। यहाँ के हुक्मरानों ने अक्सर अपनी बेटियों की शादियां मुगलिया खानदान में की और खुद भी मुगल लश्कर में भर्ती होते रहे। महाराज जसवंत सिंह, जो उन राजपूतों में बड़ा मशहूर तरीन राजा था, मुगल शहंशाहों के मुलाजिमों में मशहूर था और मौजूदा राजा अजीत सिंह उसी जसवंत सिंह का बेटा था। औरंगजेब आलमगीर के अहदे हुकूमत में जब इन राजपूतों ने मुगलिया सल्तनत के खिलाफ बगावत खड़ी की और सरकशी इख्तियार कर ली, तब औरंगजेब आलमगीर इनके खिलाफ हरकत में आया। राजपूतों को वहम हो गया था कि वो इतनी ताकत और कुव्वत रखते हैं कि मुगल सल्तनत को पसपा कर दें, लेकिन मुगल सल्तनत का हुक्मरान उस वक्त मर्दे आहन औरंगजेब आलमगीर था। वो उन राजपूतों से टकराया और जोधपुर की उसने ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। बाद में कुछ अरसे तक ये राजपूत मुगलों के साथ गुरीला जंग करते रहे, लेकिन हर बार इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अब जोधपुर का राजा अजीत सिंह था और उसने अपने आबाओ अजदाद की पैरवी करते हुए एक बार फिर मुगल हुक्मरानों के खिलाफ अलम बगावत खड़ा कर दिया था। अपनी ताकत और कुव्वत में भी उसने खूब इजाफा कर लिया था। इस बिना पर उसने सरकशी इख्तियार करने का इरादा किया था। जिन दिनों शहाबुद्दीन और कावर्द खान दोनों अपने लश्कर को लेकर बड़ी बर्क रफ्तारी से जोधपुर का रुख किए हुए थे, उस वक्त जोधपुर का राजा अजीत सिंह अजमेर में कयाम किए हुए था, इसलिए कि उसने अजमेर को फतह करके उस पर कब्जा कर रखा था। अजीत सिंह एक रोज अजमेर शहर का गश्त लगाने के बाद अपनी लश्करगाह में दाखिल हुआ। तब उसके चंद सालार उसके सामने आए। उनमें से एक अजीत सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, जोधपुर की तरफ से हमारा एक मुखबिर आया है। वो शायद कोई इंतहाई अहम खबर रखता है। हमने उसे आपके खेमे में रोका है। उस सालार को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अजीत सिंह परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहने लगा, अगर जोधपुर से कोई मुखबिर आया है तो वो कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया होगा। चलो उससे पता करते हैं, उसके पास क्या खबर है। उसके साथ ही अजीत सिंह तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने खेमे की तरफ हो लिया था। उसके सालार उसके पीछे पीछे थे। वो सब शामियाना नुमा बड़े खेमे में दाखिल हुए। अजीत सिंह को देखते ही वो मुखबिर उठ खड़ा हुआ। अजीत सिंह ने आगे बढ़कर पुरजोश अंदाज में उससे मुसाफा किया, इसलिए कि वो मुखबिर शायद उसका शनासा था। सब नशिस्तों पर बैठ गए। आखिर अजीत सिंह उसे मुखातिब करके कहने लगा, पहले ये बताओ, अगर तुम जोधपुर से आए हो तो जो खबर तुम लेकर आए हो वो अच्छी है या बुरी। अजीत सिंह के उस सवाल पर वो कासिद शशोपंज में पड़ गया था। फिर उसने कोई फैसला किया और अजीत सिंह को मुखातिब करते हुए कहने लगा, अभी तो मैं ये फैसला तो नहीं कर सका कि यह खबर अच्छी है या बुरी, ताहम इसे मैं बुरी खबर ही कह सकता हूँ। और खबर यह है कि मुगलों का एक लश्कर जोधपुर पर हमलावर होने के लिए बड़ी तेजी से जोधपुर का रुख किए हुए हैं। अजीत सिंह ये खबर सुनकर परेशान और फिक्रमंद हो गया था। कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, अपनी खेमागाह की तरफ आते हुए रास्ते में जब मेरे सालार मुझे मिले और तुम्हारे आने की खबर दी, तभी मुझे धड़का लग गया था कि जोधपुर से कोई बुरी खबर ही आई होगी। इसका मतलब है मोहम्मद शाह ने मुझ पर हमलावर होने के लिए लश्कर रवाना कर दिया है, लेकिन उस लश्कर को मैं जोधपुर में दाखिल नहीं होने दूंगा। जोधपुर से बाहर ही शिकस्त देकर मार भगाऊंगा। क्या तुम लोगों ने उस लश्कर के मुतालिक कुछ तफसील हासिल करने की कोशिश की है? जवाब में कासिद ने अपने होंठों पर जबान फेरी, कहने लगा, यकीनन उस लश्कर से मुतालिक मुकम्मल तफसील हमारे पास है। उन अल्फाज पर अजीत सिंह खुश हो गया था। कहने लगा, पहले ये बताओ कि जो लश्कर इस वक्त मेरे पास अजमेर में है, मुगलों का आने वाला लश्कर इससे बड़ा है या छोटा? कासिद मुस्कुराया और कहने लगा, जोधपुर की तरफ आने वाला मुगलों का लश्कर हमारे इस लश्कर से बहुत छोटा है। अजीत सिंह मुस्कुराया, अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, चलो बुरी खबरों में से एक अच्छी खबर यह भी निकली कि मोहम्मद शाह ने जो लश्कर हमारी सरकूबी के लिए रवाना किया है,
वो मेरे इस लश्कर से भी छोटा है जो इस वक्त जोधपुर में है। यकीनन वो मोहम्मद शाह के हमलावर को मार भगाने की हिम्मत रखता है। यहां तक कहने के बाद अजीत सिंह रुका, फिर कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, अब तुम मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम लोगों ने यह भी जानने की कोशिश की है कि मुगलों के आने वाले उस लश्कर की कमांदारी कौन कर रहा है? इसलिए कि एक अच्छा कमांदार छोटे से लश्कर के साथ अपने से कई गुना ज्यादा और बड़े लश्कर को भी शिकस्त देने की हिम्मत और जुर्रत बांध लेता है। अजीत सिंह के उस सवाल पर कासिद फिर बोला और कहने लगा, मालिक, मोहम्मद शाह के उस लश्कर की कमांदारी एक नौजवान शहाबुद्दीन कर रहा है, जबकि उस शहाबुद्दीन का चचाजाद कावर्द खान उसके नायब की हैसियत से काम कर रहा है। यह खबर सुनकर अजीत सिंह परेशान और फिक्रमंद हो गया था। कुछ देर गहरी सोचों में डूबा रहा, फिर आने वाले कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, तुम फिलहाल आराम कर लो, शायद कुछ देर तक तुम्हें मेरे चंद सालारों के साथ जोधपुर का रुख करना पड़े। उसके साथ ही अजीत सिंह ने अपने एक सालार को हुक्म दिया कि वो मुखबिर को साथ ले जाए और उसके ताम और कयाम का एहतमाम करे। अब अजीत सिंह के खेमे में उसके सिर्फ 2 सालार रह गए थे। कुछ देर की मजीद सोचो विचार के बाद आखिर अजीत सिंह इंतहाई फिक्रमंदी और परेशानी का इजहार करते हुए कहने लगा, अगर कोई आम लश्कर जोधपुर का रुख करता तो मैं उसके सामने जाकर पकी हुई फसल की तरह उसे काट कर रख देता, लेकिन यहां मैं देखता हूं कि मेरे लिए मसाइल और उलझने उठ खड़ी हुई हैं। यहां तक कहने के बाद अजीत सिंह जब खामोश हुआ तब उन 2 सालारों में से एक बड़ी फिक्रमंदी से उसकी तरफ देखते हुए पूछ बैठा, जो कुछ आपने कहा है इसका मतलब हम समझे नहीं। जोधपुर पर हमलावर होने के लिए आने वाला मुगलों का आम सा लश्कर है। मेरी जाती राय यह है कि जो लश्कर लेकर इस वक्त हम अजमेर में बैठे हैं उसे अजमेर की हिफाजत के लिए यहीं छोड़ दिया जाए। चंद मुहाफिज दस्तों के साथ आने वाली शब की तारीकी में बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ जोधपुर का रुख किया जाए और जोधपुर शहर से कहीं दूर मुगलों के आने वाले लश्कर की राह रोककर उससे टकराया जाए और उसे वापस दिल्ली भाग जाने पर मजबूर कर दिया जाए। वो सालार जब खामोश हुआ तब अजीत सिंह इंतहाई दुख भरे अंदाज में कहने लगा, जो मैं देखता हूं वो बात तुम नहीं जानते। जो अल्फाज तुमने अदा किए हैं उन्हें अदा करना इंतहा दर्जे का आसान है, लेकिन उन पर अमल करना इस वक्त मेरे लिए इंतहा दर्जे का मुश्किल है। आप किन मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं? हम तो अपने सामने कोई मुश्किल नहीं देखते। जो लश्कर इस वक्त हम लेकर अजमेर में बैठे हुए हैं यह हमारे उस लश्कर से काफी छोटा है जो इस वक्त जोधपुर की हिफाजत के लिए मुकीम है। मेरे साथी ने जो मशवरा दिया है मेरे ख्याल में उस पर हम अमल करें तो मुगलों के आने वाले लश्कर को हम जोधपुर से कई मील दूर भी शिकस्त देकर भाग जाने पर मजबूर कर सकते हैं, बशर्ते के आने वाली शब को हम चंद हिफाजती दस्तों के साथ अजमेर से जोधपुर का रुख कर जाए। यह मशवरा दूसरे सालार ने दिया था। अपने उस सालार के उन अल्फाज का अजीत सिंह ने कोई जवाब ना दिया था। कुछ देर तक खामोशी से गर्दन झुकाए बैठा रहा और उसके वो दोनों सालार बड़े गौर और तफक्कुरात भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते रहे, यहां तक कि अजीत सिंह ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन सीधी की, उन दोनों सालारों की तरफ देखा, फिर दुख भरी आवाज में कहने लगा, मेरे लिए मुश्किल और उलझन ये उठ खड़ी हुई है कि मुगलों का जो लश्कर जोधपुर पर हमलावर होने के लिए आ रहा है उसका जो सालार आला और नाइब सालार है दोनों से ही मेरी कराबतदारी और रिश्तेदारी है। अजीत सिंह के ये अल्फाज सुनकर दोनों सालार चौंके थे, फिर एक तजस्सुस भरे अंदाज में कहने लगा, मुगलों के लश्कर के सालार शहाबुद्दीन और कावर्द खान से आपकी क्या रिश्तेदारी है? अगर रिश्तेदारी है भी तो वो आम सी और मामूली नौयत की होगी, वाकफियत पर मबनी होगी। ऐसे रिश्ते, ऐसे नाते, ऐसे राब्ते तो लड़ाइयों के दौरान कच्चे धागों की तरह तोड़कर रख दिए जाते हैं। आप भी ऐसा ही कर गुजरे। आखिर हमने उस लश्कर को जोधपुर के नवाह से मार भगाना तो है ही, और अगर उस जंग में मुगलों के लश्कर के अलावा उनका सालार और नाइब सालार भी। वो सालार यहां तक कहने पाया था कि अजीत सिंह ने तड़प कर अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और कहने लगा, बस इससे आगे कुछ मत कहना, तुम्हें शायद उन दोनों के साथ मेरे रिश्ते की गहराई का इल्म नहीं है। सुनो, मुगलों के आने वाले लश्कर का सालार आला जिसका नाम शहाबुद्दीन है उसका रिश्ता मेरी छोटी राजकुमारी पार्वती से तय हो चुका है, और मेरी पत्नी ये भी इत्तला कर चुकी है कि पार्वती दीवानगी की हद तक शहाबुद्दीन को पसंद करती है। मुगलों के लश्कर का जो नायब सालार है उससे भी मेरा एक रिश्ता है। मेरी बड़ी बेटी जो कभी फर्रुखसियर की बीवी थी, बाद में जो बेवा हो गई, उसका रिश्ता इस कावर्द खान के बड़े भाई इबादुद्दीन के साथ तय हो चुका है। अब तुम अंदाजा लगा लो कि आने वाले दोनों सालारों का रिश्ता उनसे मेरी बेटियों की वजह से है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो
क्या ऐसे रिश्तों को यूं लम्हों और कच्चे धागों की तरह मुनक़ते किया जा सकता है? अजीत सिंह के उन अल्फाज पर वो दोनों सालार चौंक से उठे थे। फिर एक सालार माजरत तलब अंदाज में अजीत सिंह की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम दोनों को अफसोस है कि हम आपकी दिल शिकनी का बाइस बने। हमें इन जज्बाती रिश्तों का इल्म नहीं था जो आपके शहाबुद्दीन और कावर्द खान से हैं। लेकिन अब आप ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। उस लश्कर का मुकाबला तो हर सूरत में करना होगा, वरना मुगलों का वो लश्कर अगर जोधपुर में मुकीम हमारे लश्कर को शिकस्त देने के बाद जोधपुर पर काबिज हो गया तो हमारे लश्करी बददिल हो जाएंगे, मुगलों के लश्करियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे और फिर जोधपुर का नज़्मो नस्क दुरुस्त करने के बाद वो अजमेर का रुख करेंगे। मुगलों के आने वाले दोनों सालार आपके अजीजो अकारिब में से हैं। अगर यहां भी उन्होंने फतह पाई तो आपको तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके लश्करियों और सालारों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देंगे। और उनके साथ जंग के दौरान जो गिरफ्तार हो गया तो मेरे ख्याल में उसे तो वो मार मार कर चमड़ी उधेड़ देंगे। अब बोले आप क्या कहते हैं? अजीत सिंह कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा। उसके बाद अपने दोनों सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, जिन ख्यालात का तुम इजहार कर रहे हो वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। अब हालात से निमटने के लिए मेरे पास एक मंसूबा है। जो लश्कर इस वक्त अजमेर में मेरे पास है उसके साथ मैं खुद अजमेर में रहूंगा, जबकि तुम दोनों यहां से चंद दस्तों के साथ जोधपुर का रुख करना। जोधपुर पहुंचकर जो लश्कर वहां है उसे अपनी कमानदारी में ले लेना, लश्कर के साथ जोधपुर से निकलना और जोधपुर के नवाह में मुगलों के हमलावर लश्कर का मुकाबला करना। लेकिन उस लश्कर के साथ मुकाबले के दौरान एक बात की एहतियात रखना, मुगलों के लश्कर पर हमलावर होते हुए तुम दोनों अपने लश्करियों के साथ जिसको चाहे कत्ल करते फिरो, जिसकी चाहे गर्दन मारो और जिसको चाहे अपने घोड़ों की टापों तले रौंद दो, लेकिन लश्कर के सालार शहाबुद्दीन और नायब सालार कावर्द खान को किसी किस्म का कोई गजन, किसी किस्म की कोई जर्ब नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल में जब तुम हमलावर होकर उन दोनों को जख्मी नहीं करोगे और उनके लश्करियों का काम तमाम करते चले जाओगे तो वो खुद ही शिकस्त उठाकर भाग जाएंगे। इस तरह जब मैं उनके सामने आकर उनका मुकाबला नहीं करूंगा और वो तुम्हारे हाथों शिकस्त उठाकर भाग जाएंगे तो बाद में जब मेरी पत्नी और बेटियों से मेरा सामना होगा और वो मुझ पर इंकशाफ करेंगी कि उस लश्कर की कमानदारी शहाबुद्दीन और कावर्द खान कर रहे थे, तो मैं तजाहुले आरिफाना से काम लेते हुए साफ इनकार कर दूंगा कि मुझे तो खबर भी ना थी कि उस लश्कर की कमानदारी शहाबुद्दीन और कावर्द खान कर रहे थे। और साथ ही मैं ये भी कह दूंगा कि इसके अलावा मैं उस लश्कर के सामने आया ही नहीं था। मेरे चंद सालारों ने मुकाबला करके उनको मार भगाया था। यहां तक कहने के बाद अजीत सिंह रुका, फिर अपने दोनों सालारों को मुखातिब करते हुए वो फिर कह रहा था, तुम दोनों ये भी जानते हो कि जोधपुर में मंसूर अली और सुल्तान अली ने कयाम किया हुआ है और ये दोनों बादशाहगरों के अजीजों और रिश्तेदार हैं। इसके अलावा उन दोनों के साथ 3 और अहम अशखास ने भी जोधपुर में कयाम किया हुआ है। वो बिरादू चंदा और देवराज हैं। उन तीनों ने तो शहाबुद्दीन और कावर्द खान के भाई और साबिक वजीर मोहम्मद अमीन खान के पोते मुश्तबा खान को कत्ल किया था, जबकि मंसूर अली और सुल्तान अली ने शहाबुद्दीन के बाप, उसके चचा और चच्ची को मौत के घाट उतारा था। मैं उन पांचों को जोधपुर में पनाह तो नहीं देना चाहता था, इसलिए कि मोहम्मद अमीन खान के खानदान के साथ मेरा रिश्ता कायम हो चुका था। लेकिन उन पांचों को पनाह देने के लिए मुझे बड़े बादशाहगर हसन अली ने कहा था और ऐसा करते वक्त उसने मुझे धमकी भी दी थी। अब ना हसन अली रहा है ना हुसैन अली, बादशाहगर जाते रहे। इस मौके पर तुम ये एहतियात रखना कि वो पांचों के पांचों जोधपुर शहर के अंदर ही रहें। अगर वो तुमसे ये इल्तिमास करें कि वो लश्कर में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें हरगिज लश्कर में शामिल ना करना, इसलिए कि लश्कर में शामिल होकर वो जरूर शहाबुद्दीन और कावर्द खान का खात्मा करने की कोशिश करेंगे और मैं ऐसा हरगिज पसंद नहीं करूंगा। बस यूं समझना कि शहाबुद्दीन और कावर्द खान की हिफाजत एक तरह से मेरी जिम्मेदारी है और तुम दोनों उस जिम्मेदारी को खूब निभाओगे। अब उठो, बाहर चलें ताकि मैं उन दस्तों को तैयार होने का हुक्म दूं जिन्होंने तुम्हारे साथ जोधपुर की तरफ जाना है। वो दोनों सालार उठ खड़े हुए, उनके साथ राजा अजीत सिंह भी खड़ा हुआ था। फिर तीनों खेमे से निकल गए थे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह के वो दोनों सालार बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से जोधपुर पहुंचे थे। जोधपुर में जो अजीत सिंह का एक बहुत बड़ा लश्कर था उसकी कमानदारी उन दोनों ने संभाल ली। फिर लश्कर लेकर वो जोधपुर से निकले। जोधपुर से काफी दूर वो शहाबुद्दीन और कावर्द खान के लश्कर की राह रोक खड़े हुए थे। इस तरह जोधपुर से चंद मील के फासले पर दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराए और अदावतों के खुमार, सुलगती अजियतों के जलते अजाब और हादसों की आंधियों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे। जोधपुर के नवाह में दोनों लश्करों के टकराने से मैदान जंग में कदम कदम पर रोक खड़े होने लगे थे।
कुदरत के कड़वे कहर और गर्म शराबों के फरेब चारों तरफ रक्स कुना हो गए थे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह के उन दोनों सालारों को शुरू ही से ये उम्मीद थी कि वो चूंकि मुगल लश्कर के मुकाबले में अच्छी खासी अददी फोकियत रखते हैं, इस बिना पर वो मुगलों के लश्कर को जोधपुर के नवाह में मार भगाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जंग जब तूल पकड़ने लगी तब जोधपुर के लश्करी परेशानी का शिकार होने लगे थे। और फिर वक्त की आंख ने देखा, अचानक शहाबुद्दीन और कावर्द खान ने आहिस्ता आहिस्ता जंग के दौरान बड़ी तब्दीलियां पैदा करनी शुरू कर दी थी। पहले तो वो दोनों जमकर अजीत सिंह के लश्कर का मुकाबला करते रहे। कुछ देर तक उन्होंने अजीत सिंह के लश्कर पर खौफनाक हमले करते हुए उसके लश्कर की तादाद भी काफी हद तक कम की। उसके बाद शायद पहले से तयशुदा लाहे अमल को सामने रखते हुए उनके लश्कर के कुछ दस्ते दाएं बाएं फैलना शुरू हो गए थे। इस तरह दुश्मन का एक तरह से उन्होंने घेराव करना शुरू कर दिया था। नीम दायरे की सूरत में जब ये घेराव अपनी तकमील को पहुंचा तो दुश्मन का तीन अतराफ से कत्लेआम शुरू हो गया था। अब अजीत सिंह के दोनों सालारों की बदकिस्मती, उन्होंने तो बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए जंग के शुरू ही में अपने लश्कर के सामने रहना पसंद किया था, इसलिए कि उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने से बहुत कम तादाद रखने वाले दुश्मन को बहुत जल्द मार भगाएंगे। लेकिन अब तो चारों तरफ से उनका कत्लेआम शुरू हो गया था। और फिर जब सामने के अलावा दोनों पहलुओं से भी उनके लश्कर की सफों की तादाद बड़ी तेजी से कम होना शुरू हो गई तो उनके लश्करी आगे बढ़कर मुगलों के लश्करियों की जवाबी कार्रवाई का जवाब देने की बजाय पीछे हटकर अपनी जानें बचाने को तरजीह देने लगे थे। उस सूरत हाल ने अजीत सिंह के लश्कर के अंदर एक बदनज़मी और अफरा तफरी का आलम बर्पा कर दिया था। ये सूरत हाल देखते हुए शहाबुद्दीन, कावर्द खान और उनके दूसरे सालारों ने अपने हमलों में मजीद तेजी और शिद्दत पैदा कर दी थी और उस शिद्दत ने राजा अजीत सिंह के लश्कर को पूरी तरह जड़ों से हिलाकर रख दिया था। उसके लश्कर को बदतरीन शिकस्त हुई, अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत कम अपनी जानें बचाकर जोधपुर की तरफ भागने में कामयाब हुए। एक खासी बड़ी तादाद को गिरफ्तार कर लिया गया। अजीत सिंह के उन दोनों सालारों की बदकिस्मती के गिरफ्तार होने वालों में वो दोनों भी शामिल थे। शहाबुद्दीन और कावर्द खान दोनों को इत्तला दे दी गई कि अजीत सिंह के लश्कर के जो दो सालार थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ताहम उन्होंने पहले उन्हें कोई अहमियत ना दी। जंग के फौरन बाद पहला काम उन्होंने ये किया कि जंग में काम आने वालों की तजहीज़ व तकफीन का सामान किया गया, जख्मियों की देखभाल की गई। जब वो उस काम से फारिग हुए तब दोनों अपने कुछ सालारों के साथ एक जगह बैठ गए और अजीत सिंह के उन दोनों सालारों को लाने का हुक्म दिया। जब दोनों सालार शहाबुद्दीन और कावर्द खान के सामने लाए गए तो दोनों ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए कहा। दोनों सहमे सहमे डरे डरे थे। बहरहाल बेपनाह खौफ का इजहार करते हुए वो उन दोनों के सामने बैठ गए थे। कुछ देर खामोशी रही, इसलिए कि शहाबुद्दीन और कावर्द खान दोनों बड़े गौर से उनकी तरफ देख रहे थे। यहां तक कि शहाबुद्दीन ने उन दोनों को मुखातिब किया, पहले ये बताओ तुम्हारा अजीत सिंह इस वक्त कहां है? क्या वो तुम्हारे लश्कर में था और बचकर फरार होने में कामयाब हो गया है? शहाबुद्दीन के उस सवाल के जवाब में उन सालारों में से एक कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। इस लश्कर की कमांदारी मैं और मेरा ये साथी कर रहे थे। अजीत सिंह बजाते खुद इस लश्कर में शामिल नहीं था, वो तो इन दिनों अजमेर में कयाम किए हुए हैं। हम भी उसके साथ उसी लश्कर में कयाम किए हुए थे। वहीं उसके तलाया घरों ने खबर दी कि मुगलों का एक लश्कर जोधपुर पर हमलावर होने के लिए कूच कर रहा है। लिहाजा उसने हम दोनों को उस लश्कर की कमांदारी करने के लिए रवाना किया जो जोधपुर में था, ताकि उस लश्कर के जरिए हम आपका मुकाबला करें। हमने अजीत सिंह के अहकामात की पैरवी की, जोधपुर से बाहर आपका मुकाबला किया। आगे हमारी बदकिस्मती के इस टकराव के दौरान आप लोग फाते रहे, शिकस्त हमारा मुकद्दर बनी। वो सालार जब खामोश हुआ तब शहाबुद्दीन ने फिर उसे मुखातिब किया, मुगल हुकूमत से बगावत तुम दोनों ने नहीं, अजीत सिंह ने की थी। अजमेर के अंदर मस्जिदें तुम दोनों ने नहीं, अजीत सिंह ने गिराई थी। लोगों पर मजालिम भी उसने किए थे। इसके अलावा अपनी रियासत की हदूद में उसी ने गाय की कुर्बानी से मुसलमानों को सख्ती से मना कर दिया था। और फिर हद ये कि उसने सख्त अहकामात जारी करते हुए मुसलमानों के लिए मस्जिदों में नमाज अदा करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। मुसलमानों के खिलाफ ये अहकामात जारी करने के बाद अजीत सिंह को खुद हमारे मुकाबिल आना चाहिए था, मुकाबला करके साबित करता कि जो अहकामात उसने जारी किए हैं वो अहकामात जारी करने और उन पर अमल कराने की वो जुर्रत और हिम्मत रखता है। अब अगर वो अजमेर में बैठा हुआ है और वहां बैठकर ख्याल करता है कि वो वहां महफूज है तो यह उसकी गलतफहमी, उसकी कम अकली है। उसका क्या ख्याल है कि एक बार मुकाबला करने के बाद हम जोधपुर के नवाही से वापस दिल्ली भाग जाएंगे? हम तुम्हारी रियासत के बड़े लश्कर की कमर तोड़ चुके हैं। तुम्हारा कोई लश्कर अब हमें जोधपुर में दाखिल होने से नहीं रोक सकता। हमारी तरफ से तुम दोनों को इजाजत है।
कि अपना कोई लश्करी, अपना कोई मुखबिर अजमेर की तरफ रवाना कर सकते हो और राजा अजीत सिंह को यह पैगाम भिजवा दो कि जोधपुर, जो उसकी रियासत का मरकजी शहर है, अब हमारे सामने है, हम उस पर काबिज होंगे। अगर वो जोधपुर की हिफाजत कर सकता है तो करे, और जोधपुर पर अपनी गिरफ्त करने के बाद हम अजमेर का रुख करेंगे और फिर देखेंगे अजमेर में अजीत सिंह अपने आप को कैसे महफूज रखता है और जो इंतहा दर्जे के नामाकूल अहकामात उसने जारी किए हैं उन पर वो कैसे अमल कराने में कामयाब होता है। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन रुका, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अजीत सिंह से मुतालिक जो कुछ मैंने तुम दोनों से कहना था कह चुका। अब अगर मैं मजीद कुछ कहना चाहूंगा तो बराह रास्त अजीत सिंह से ही कहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जब हमारा और उसका सामना होगा तो हम उससे उसके अहकामात से मुतालिक बाज़पुर्स जरूर करेंगे। फिलवक्त मैं तुम दोनों से एक और सवाल करने लगा हूं। अगर तुम दोनों ने मेरे उस सवाल का जवाब ना दिया तब भी तुम दोनों मौत के घाट उतार दिए जाओगे, और अगर तुम दोनों ने मेरे उस सवाल का गलत जवाब देकर मुझे टालने और उस सवाल के अंदर जो अशखास होंगे उन्हें महफूज करने की कोशिश की तो याद रखना तब भी मैं तुम दोनों की गर्दनें काट दूंगा। पहले ये बात अपने जहन में बिठा लो, इसके बाद सोच समझ कर मेरी बात का जवाब देना। यहां तक कहने के बाद शहाबुद्दीन थोड़ी देर खामोश रहा, उनकी तरफ बड़े गौर से देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरा सवाल यह है कि दो आदमी जिनके नाम मंसूर अली और सुल्तान अली हैं, उन्होंने मेरे बाप अली मर्दान, मेरे चचा और मेरी चच्ची को दरियाए चनाब के किनारे कत्ल किया था। उन दो के अलावा 3 हिंदू थे, एक का नाम बिरादू, दूसरे का नाम चंदर, तीसरे का नाम देवराज है। उन तीनों ने मिलकर हमारे एक भाई मुश्तबा खान को मौत के घाट उतारा था। ये 5 अफराद पहले दक्कन जाकर पनाह लेने में कामयाब हुए थे, फिर दक्कन से भागकर दिल्ली में दाखिल हुए। फिर हमें पता चला कि दिल्ली से वो जोधपुर की तरफ भाग आए हैं। जोधपुर की तरफ वो इसलिए आए थे कि उन दिनों दोनों बादशाहगर जिंदा थे और उन बादशाहगरों के साथ अजीत सिंह के बड़े गहरे और जाती किस्म के मरासिम थे। इसी बिना पर बादशाहगरों ने उन 5 कातिलों को दिल्ली से जोधपुर की तरफ रवाना कर दिया था। अब मेरा सवाल तुम दोनों से यह है कि पहले यह बताओ कि वो 5 अफराद इस वक्त जोधपुर में कहां कयाम किए हुए हैं। शहाबुद्दीन के उस सवाल पर वो दोनों बोखला से गए थे। दोनों के चेहरों पर पिलाहट आ गई थी और एक दूसरे की तरफ अजीब से अंदाज में देखने लगे थे। उनकी उस हालत को देखते हुए शहाबुद्दीन और कावर्द खान मुस्कुरा रहे थे। शायद उन्होंने जान लिया था कि उन 5 के ठिकाने का इन्हें इल्म है, इसी बिना पर इनके चेहरों पर बौखलाहट बिखर गई है। फिर उनमें से एक शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या हमें सिर्फ लम्हा भर के लिए आपस में मशवरा करने का मौका देंगे? हम एक दूसरे के कान में गुफ्तगू करने की इजाजत तलब करते हैं। शहाबुद्दीन कहने लगा, हाँ, तुम्हें ऐसा करने की इजाजत है।